चलिए पहले आवाज चेक कर लीजिए जरा कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, आ रही ना? ठीक है, आ रही ना? चलिए आज हम जो है अपने एमपीपीएससी मेंस के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए टॉपिक का संबंध जो है वो सेकेंड पेपर पार्ट ए की यूनिट 3 से है। यूनिट 3 में सिलेबस में लिखा हुआ है लोकतंत्र की विशेषताएं और उसके आगे लिखा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, है ना। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसका संबंध सेकंड पेपर पार्ट ए से है। देखिए इस टॉपिक पर हम जो है पूरी डिटेल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि इस टॉपिक पर जो है किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आपको जो है मेंस की बहुत बेहतर तैयारी करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक तो सिलेबस हो, दूसरी बात यह है कि सिलेबस में जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो ये लगातार आप देखें कि उससे किस तरीके का प्रश्न बन सकता है या पिछले वर्षों में किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है ना। भाई चूंकि अपन जो तैयारी कर रहे हैं तो अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य मेंस में जो है बेहतर नंबर लाना, है ना। तो अभी अपना कोई उद्देश्य जो है ज्ञान प्राप्त करना नहीं है ना। स्कॉलर बनना अपना उद्देश्य नहीं है, अपना विद्वान बनना उद्देश्य नहीं है। और टारगेट की तरफ जाओ, और टारगेट हमारा ये है कि मेंस में ज्यादा नंबर लाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर लाएंगे तो सेकेंड क्लास डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनेंगे, कम नंबर लाएंगे तो थर्ड क्लास की कोई पोस्ट मिलेगी, और कम नंबर लाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। तो नंबरों का खेल है ना। और नंबरों का खेल तब सक्सेस होता है जब हम नंबर की सोच कर आगे बढ़े। तो टॉपिक में हमें सोचना है कि क्या प्रश्न बन सकते हैं या क्या प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उसको सबको मिलाकर जो है अगर हम तैयारी कर लें तो स्वाभाविक है कि उसके बाहर से जो है कोई भी प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है। और एक अच्छी कंडीशन हमारे लिए ये भी रहेगी कि अगर हम इस तरीके से तैयारी करते हैं और वहां पर उनमें से ही कोई प्रश्न आता है तो हमारी प्रसन्नता का कोई अंदाजा नहीं होगा, है ना। देखेंगे और खट 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 अपना जो है काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और धड़ाधड़ जो है लिखेंगे और अपनी प्लानिंग के अनुसार लिखेंगे तो नंबर तो मिलेगा ही ना। भाई एक प्रश्न ऐसा होता है कि सर्टेनली आ गया, अचानक आ गया, और अब हम उस पर सोच रहे हैं, अपना दिमाग लड़ा रहे हैं, उसकी प्लानिंग बना रहे हैं, टाइम खराब हो रहा है, और कहीं ना कहीं उत्तर लेखन में भी जो है कमजोरी आ जाती है। और यदि हमारी प्लानिंग के अनुसार कोई प्रश्न आ जाए तो सीधी सी बात है कि हम उसको कहते हैं अपने शब्दों में, है ना, कि हम प्रश्न के उत्तर ऐसा लिखेंगे कि हम उन्हें फोड़ दिया, और अब कॉपी जांचने वाला जो है उसका दिल बाग बाग होगा और वो नंबर हमें देके मानेगा। तो अब हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो इसी तरीके की करेंगे कि परीक्षक कॉपी जांचने वाले का दिल बाग बाग करे और हम एग्जामिनेशन को फोड़ दें और हमें भरपूर नंबर दे और हम सेकेंड क्लास का पद प्राप्त करें, और जो अपनी मन की इच्छा है ना, इतराने इठलाने की, वो पूरी हो सकती। वो वैसे ही नहीं होगी, ये बता दूं, है ना। सिर्फ सपने देखने भर से नहीं होगा, उसको साकार भी करना पड़ता है ना। कलाम साहब ने कहा भाई सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं। उसको उठकर हमें क्या करना है, कार्य रूप भी देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स पर
लगातार जो है यूट्यूब पर जो है वीडियो जो है बना कर डालता रहूंगा, लाइव क्लास लेता रहूंगा। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो है हमारी ऐप पर और ऑफलाइन लगातार जो है क्लास चल रही है, जिसको आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कंसर्न भी कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं आज की इस टॉपिक को हम, कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ मामला क्या है। देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में यदि आप जाकर देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कोई सीधा प्रश्न तो नहीं आया है, कोई सीधा प्रश्न नहीं आया है। ऐसा प्रश्न नहीं आया है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझाइए। इससे जुड़ी हुई अवधारणाओं पर प्रश्न आया है, और वो आया है कि जैसे जो आगे वही जीता की अवधारणा को समझाइए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली को समझाइए। अब चूंकि ये सब सिलेबस में नहीं दिया है, अब परीक्षक को लगता है, सॉरी स्टूडेंट को लगता है कि यार ये कहां से आ गया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये दोनों ही बातें जो पूछी जा चुकी हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में, वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई ही अवधारणा है। अगर हमने इस तरीके से इसको डिटेल में पढ़ रखा है तो वो प्रश्न आपके सामने होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम। देखिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सबसे पहले हम अर्थ यहां जो है जान लें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अर्थ में सीधी सी बात है, राजनीतिक, पॉलिटिकल, और प्रतिनिधित्व का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, यानी जो गवर्नमेंट है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे, तो जनता की ओर से राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में, है ना, जिसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं, सरकार, है ना। क्योंकि सब कुछ राजनीतिक निर्णय कौन लेती है, सरकार लेती है, में भाग लेने वाले व्यक्तियों या संगठनों की उपस्थिति, है ना। जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान की हमारी जो सरकार है, तो दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार, दूसरी हमारी प्रदेश की सरकार है। तो इसमें व्यक्ति उपस्थित होते हैं जिनको हम सांसद, विधायक कहते हैं, है ना। और ये जो सांसद और विधायक होते हैं, ये जनता से या जनता के द्वारा ही जो है निर्वाचित होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसी बात को यहां समझाया गया है कि जनता की ओर से, क्योंकि लोकतंत्र की जो व्यवस्था होती है, तो उसमें सत्ता का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, वो जनता होती है ना। और इसीलिए इसको सबसे बेहतर प्रणाली माना गया है कि जो भी और जब भी जनता के आदेशों को नहीं मानेगा तो जनता क्या करेगी, उसको आउट करेगी। हालांकि हम देखते हैं कि आउट करने का चांस जो है एक लंबे समय के बाद आता है ना। आपने विधायक और सांसद चुन लिया, फिर उसके बाद आउट करने का जो चांस है वो 5 साल बाद आता है। 5 साल तक इंतजार करो, है ना। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट के 1-1.5 साल जब बचते हैं, तो ये जो हमारे सरकार के जो लोग होते हैं, विधायक और सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो किस तरीके से हमें पटाने की कोशिश करने लगते हैं। एक तो लोक लुभावन योजनाएं चालू कर देते हैं, है ना, पैसे बांटना, साड़ी बांटना, बर्तन बांटना, टीवी बांटना, स्कूटी बांटना, है ना। एक तो ये फुलझड़ी चालू हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि घर घर जाकर या लोगों की समस्या सुनकर, है ना, आपने कई बार विधायक और सांसदों को कहते हुए सुना होगा कि 6 महीने, लास्ट के जो 6 महीने बचते हैं उसमें उनके ऑफिस जो है बहुत एक्टिव हो जाती है कि कोई भी बंदा आए उसकी सुनो और मुझे बताओ, उसकी समस्या सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि चुनाव सिर पर आ रही और जनता सब भूल जाती कि पिछले उन्होंने 4-4.5 साल में क्या कारनामे किए थे। और भारतीय जनता है, हम भारत के लोग हैं, हम भावनात्मक लोग हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं और अपना सर्वस्व फिर से जो है लुटाने के लिए तैयार हो जाते है ना। अभी आप लगातार इस तरीके के वाक्य जो है देखते ही रहते हैं, ये खामियां है। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब हमने यहां से समझ लिया
यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न समाजों, विचारधाराओं और हितों को सरकार और नीतिगत प्रक्रियाओं में उचित स्थान मिले, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और यही वह विचारधारा इस बात को तय करती है कि विभिन्न समाजों, विभिन्न विचारधाराओं, हितों को सरकार और नीतिगत प्रक्रियाओं में उचित स्थान मिल जाए। ठीक है ना। क्योंकि तमाम तरीके के विधायक और सांसद जो है चुनकर क्षेत्र विशेष से आती है और जाकर जो है वहां पर उन क्षेत्रों का, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी करती है। देखिए, इतना समझने की बात है ना, ये तो कंसेप्ट हो गया। आपसे जब भी कभी पूछा जाए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आशय समझाइए, तो आप ये बात जो है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसके थ्रू जो है अपने उत्तर को लिख पाएंगे। इसके बाद आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रकार। ठीक है ना। ये कितने टाइप का होता है। तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बहुत सारे प्रकार लिखे गए, है ना। चार हैं, 5 हैं, 6 हैं, लेकिन मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही प्रकार लिखे हैं क्योंकि 2 ही महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए हम 2 की ही यहां चर्चा करेंगे और आप भी जो है 2 को ही याद कीजिए क्योंकि 2 इसके जो टाइप्स माने गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, है ना। डायरेक्ट का मतलब है जब जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी। ठीक है ना। जैसे हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे यहाँ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं सीधे होते, है ना। कैंडिडेट के लिए सीधे जो है जनता, वोटर वोट प्राप्त देते हैं, है ना। हम लोग जाकर जो है अपने सांसद और विधायकों का चुनाव करते हैं। विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य जो विधायक कहलाते हैं वो भी डायरेक्ट जनता से ही निर्वाचित होते हैं। साथ में और हम कह सकते हैं पंचायतों के इलेक्शन है ना, यहां नहीं लिखा है लेकिन पंचायतों के इलेक्शन है, नगरीय संस्थाओं के इलेक्शन है, नगर परिषद के इलेक्शन है, नगर पालिका परिषद के इलेक्शन है, नगर निगम के इलेक्शन है। तो ये सब किस तरीके से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं और ये सब जो है प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है ना। देखिए, दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। इसमें क्या होता है? पहले ही लिख दिया गया, इनडायरेक्ट। इसमें चुने गए प्रतिनिधि जैसे विधायक और सांसद अन्य प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, है ना। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री, है ना। हालांकि संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति तो तभी करता है ना जब सांसदों का समर्थन मिले। तो जब सांसद मिलकर कहते हैं कि भाई हम इस व्यक्ति को जो है समर्थन देते हैं, यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यह पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व के नाम से जानी जाएगी, इनडायरेक्ट। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायक करते हैं और विधायक को जो है जनता चुनती है। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अन्य प्रतिनिधि यहां राज्यसभा के प्रतिनिधि को चुन रही है, तो वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आएगा। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मूलतः 2 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व क्या है, तो सीधे उसको इस तरीके समझा देना है, उदाहरण भी लिख देना है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व क्या है उसको समझा देना है, उसके एग्जाम्पल भी लिख देना है और ये काम आपका समाप्त हो जाएगा।
यहां तक कितनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नोट डाउन भी करते चले जाएं, अच्छा है, क्योंकि आप लोग जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं चल रहा है। तो जब भी आप जो है इस तरीके की वीडियो देखते हैं तो अपने खुद के नोट्स भी बनाते चलें, ताकि समय पर उनसे हम रिवीजन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का क्या महत्व है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है? तो यह लोकतंत्र को मजबूत करता है ना, क्योंकि लोकतांत्रिक अवधारणा है। यह डेमोक्रेसी व्यवस्था को जो है मजबूत करता है। यह विभिन्न सामाजिक समूह की आवाज को नीतियों में शामिल करने में मदद करता है ना। क्षेत्र विशेष के लोग जब किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे तो क्या करेगा? हाउस जब जाएगा, सरकार में जब शामिल होगा, तो उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर, है ना, और अगर इच्छाओं को ध्यान में रखकर वो काम नहीं करेगा तो वो लोग जो है उसके कपड़े फाड़ डालेंगे, है ना। कई बार हम देखते हैं कि मंत्रियों को जो है टमाटर फेंकते हैं, गालियां देते हैं, है ना, गुस्सा भी निकालते हैं, और मंत्रियों को फिर जो है उनकी बात को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होता है। ये उनकी मजबूरियां भी है और ये जरूरी भी है, और यही लोकतंत्र की ताकत भी है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण, है ना, सत्ता नीचे तक जाए, सत्ता जो है वो सिर्फ शिखर पर विराजमान ना रहे, तो सत्ता नीचे तक चली जाती है, जनता तक चली जाती है, और उस व्यवस्था को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। संतुलन को सुनिश्चित करता है। इससे तय होता है कि जनता के पास सत्ता है और उस सत्ते का इस्तेमाल करके जो है नीति निर्णय राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में हमारे सामने आ जाती है। ये उसके महत्व से हम समझ पाते हैं। यह उसका जो महत्व है उससे ये बताया जा सकता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सिस्टम लोकतंत्र के लिए एक आधारशिला जैसी है। बट इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां जो है हम सामने देख भी सकते हैं, व्यवहारिक है, कि जब इलेक्शन होता है या राजनीतिक जो दल होते हैं या राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं, है ना, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण ही जो है नेता शब्द सामान्य रूप से बहुत व्यंग्यात्मक बन चुका है ना। कहते हैं बहुत तुम नेतागिरी मत करो। आदमी कहते हैं यार ये नेता है, ये उसका उपहास उड़ाया जा रहा है ना, क्योंकि उसके कारनामे ठीक नहीं, और यही इस बात की चुनौती है। जैसा मैंने कहा कि चुन लिए जाने के बाद, है ना, चुन लिए जाने के बाद फिर जनता की वो सुनते ही नहीं, जनता का फोन ही नहीं उठाते हैं, मिलते ही नहीं है ना, दर्शन ही दुर्लभ हो जाते। तो ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर हम लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं? इसके पीछे जो चुनौतियां हैं उनको पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो धन बल, बाहुबल का प्रभाव, फुलझड़ी स्कीमें, पैसा बांटना, शराब बांटना, लोक लुभावन काम करना, आपराधिक प्रवृत्तियां, है ना, हिंसा करा देना, अपहरण करा देना, फर्जी वोट करा देना, मतपेटियों का छीन लेना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को प्रभावित कर देना, है ना। हम देखते हैं कि विगत वर्षों में जो है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी जो है प्रश्न चिन्ह लगाए जाते रहे, और ये सब बातें जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है उसको कमजोर करती है। भाई चुनाव प्रणाली जब तक सशक्त नहीं होगी तो सीधी सी बात है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली भी जो है सशक्त नहीं हो सकती है। वंशवादी राजनीति, चूंकि टिकट पार्टियां देती, अब पार्टियां जो है टिकट चेहरा देखकर देती, है ना। ये निर्णय बीजेपी जैसे वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी, है ना, सशक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी का ही साम्राज्य जो है चारों तरफ हमें जो है फैला हुआ दिखाई पड़ता है ना। कि मैप, अभी दिल्ली के चुनाव के बाद जो है दैनिक भास्कर ने मैप प्रकाशित किया, तो उस समय जो है भारत के मैप पर जो है भगवा भगवा ही दिखाई दे रहा है। तो ये कहा ही जा सकता है सबसे सशक्त पार्टी, है ना। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है,
लेकिन होने तो उससे मुझे क्या लेना देना, जो सच है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कांग्रेस जो है हाशिए पे चली गई है, ठीक है ना। अब बीजेपी में अगर आपको टिकट चाहिए तो वो टिकट कहां से तय होगा, किसी से छुपा नहीं है, दिल्ली से होगा। और वो दो ही लोग हैं जो फाइनल करेंगे, मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह, है ना। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। वंशवादी राजनीति इस तरीके से आगे बढ़ती है कि जिसका रसूख है, जिसका दबदबा है, वही लोग जो है इस व्यवस्था में पनपते हैं। बाकी तो कहने के लिए कहने के लिए लोग जो है जुड़े रहते हैं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता भी इस व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये यहां से सुझाव है कि ये जो चुनौतियां हैं, और चुनौतियों के बाद जो है हम सुझाव देना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को जो है हम कॉन्क्रीट मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो इस व्यवस्था को अगर आपको मजबूत बनाना है तो सबसे पहली बात तो है चुनाव सुधार आपको करना पड़ेगा। जितना चुनाव पारदर्शी होगा, जितना ईमानदारी तरीके से होगा, और भारत में इसकी मुहिम को संचालित करने का श्रेय मिस्टर टीएन शेषन को जाता है ना। टीएन शेषन के पहले जो है चुनाव आयुक्त तो कौन होता है, कैसे होता है, कोई नहीं जानता था। टीएन शेषन ने भारत के एक एक व्यक्ति को यह बताया कि चुनाव प्रणाली जो है स्वतंत्र है, और मेरे जैसा एक आदमी जो है चुनाव आयुक्त बनता है, और यदि वो चाह ले तो पारदर्शी इलेक्शन हो सकती है। हम देख रहे हैं कि लगातार चुनावी व्यवस्था में भी जो सुधार होता रहा है, और यही कारण है कि वर्तमान में चुनाव की जो प्रणाली है बहुत कुछ सुधरी हुई है, लेकिन आइडियल तो नहीं कही जा सकती। गुंजाइश हमेशा है, उसको सुधारने की ओर हमें लगातार स्टेप उठाने पड़ेंगे, उठाए भी जा रहे हैं और उठाए जाएं। तो चुनाव सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही जैसी नीतियों को लागू करना आवश्यक है। जैसे हम देखते हैं कि संविधान में चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के लिए एक ही बात की गई कि राष्ट्रपति करेगा। अब किसको करेगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं है। तो जनरली ये देखने में आता है कि संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान तक प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति ही जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बदलने का निर्देश दिया, और ये चर्चा का मुद्दा भी बन गया कि प्रधानमंत्री को भी शामिल करो, विपक्ष के नेता को भी शामिल करो, और हमें भी करो, है ना। लेकिन हमारी जो वर्तमान में केंद्र की सरकार है, उसने संसद में एक संशोधन विधेयक ले आई और एक नया कानून बनाया जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया। उस पर एक पिटीशन चल रही है, सुनवाई होना है, और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सुधार की गुंजाइशें बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि कहा जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है ना। हमारा लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और यह संवैधानिक व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो दैट इस तरीके की बात हमें याद रखना, और सकारात्मक चीजों को ही हमें अपने आंसर में लिखना है। तो इतनी बात की समझ में आने के बाद अब आगे बढ़ती। देखिए, अब इससे जुड़ी हुई कुछ अवधारणाएं हैं जिनको भी समझना चाहिए, और यही वो अवधारणाएं हैं जो परीक्षा में लगातार आपसे पूछी भी गई हैं। कौन कौन सी अवधारणा है? सबसे महत्वपूर्ण है जो आगे वही जीता मत प्रणाली, है ना, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पास द पोस्ट, FPTP भी कहा जाता है ना। आगे का अभिमत, इसको जो है कई किताबों में आगे का अभिमत भी लिखा गया है, आगे का अभिमत। देखिए, हिंदी में हो सकता है कि थोड़ा बड़ा बदलाव करके लिख दें, लेकिन इंग्लिश में यही आएगा, फर्स्ट पास द पोस्ट। और इसको याद करके रखें ताकि आपको कभी भी जो है कोई कंफ्यूजन, कोई मिस्टेक, कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। देखिए, अब ये क्या है? तो इस प्रणाली में वह उम्मीदवार जीतता है जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं, है ना। जैसे
फर्दर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, और मान लें आपकी जो है 4 कैंडिडेट जो है किसी चुनाव क्षेत्र में खड़े हैं और इसको जो है 312 वोट मिले और इसको जो है 240 वोट मिले, इसको 180 वोट मिले, इसको सिर्फ 40 वोट मिले, तो सीधी सी बात है कि एफपीटीपी में विजयी उम्मीदवार ए होगा, है ना। उस क्षेत्र में कुल 1000 मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 1000 मतदाता। और कुल कितने वोट पड़े? तो 2, 4 1 5, 8 5 13, 13 4 17, 3 3 1 4, 4 2 6 1 7, 772 वोट पड़े थे। यानी पूरे वोट नहीं पड़े, 772 वोट पड़े। और 772 वोट जो है 4 कैंडिडेट में इस तरीके से डिवाइड हो गए कि ए को 312 मिल गए, बी को 240 मिल गए, सी को 180 मिल गए और डी को 40 मिल गए। तो ए जो है, मान लीजिए कि ये विधायक का चुनाव था, तो ए क्या होगा? ए विधायक होगा, है ना। मोटी सैलरी मिलेगी, भत्ता मिलेगा, है ना, सुरक्षा भी मिलेगी और मंत्री बनने का भी चांस बन सकता है। और जब विधायक नहीं रहेगा तो पेंशन मिलेगी, क्योंकि हमारी जो वर्तमान की व्यवस्था है तो उसमें एक बार भी अगर कोई बंदा अगर विधायक बन जाता है तो उसके बाद अगर वो चुनाव नहीं लड़ता है, टिकट नहीं मिलता है, नहीं जीतता है, तो भी उसको 50-60 हजार रुपए जो है पेंशन आराम से मिलती है ना। चूंकि एग्जैक्ट तो नहीं एकदम पता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में चूंकि अलग अलग व्यवस्था है, कहीं 1 लाख भी है, कहीं 80 हजार भी है, कहीं 70 हजार भी है। तो अब यहां एक बात आप देख पा रहे हैं कि 1000 व्यक्ति हैं, इसका आधा 500 है। ये बंदा विधायक उस क्षेत्र का कहेगा, ये 1000 व्यक्तियों का ये विधायक है, लेकिन क्या ये 1000 व्यक्तियों को पसंद है? क्या ये कितने लोगों को पसंद है? 312, है ना। और 1000 में अगर आप 312 घटा दें तो सीधी सी बात है कि 688 लोगों को ये पसंद नहीं। कि कैसे कह सकता है कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, है ना। क्योंकि भैया ये सुन ले तो उससे नफरत करने वाले इतने लोग हैं, है ना। तो इसी से समझ में आ जाता है कि ये प्रणाली की क्या खामी है या नहीं। अरे कम से कम आधे लोग तो तुझे पसंद करें, और आधे भी नहीं तुझे पसंद कर रहे, लेकिन उसके बाद भी तू उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बना बैठा हुआ है। तो ये बड़ा दिक्कत की घटना है। देखिए, तो ये बात यहां समझ में आ गई। लेकिन इस सब कमियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायत के चुनाव में, नगरीय संस्थाओं के चुनाव में भी इसी व्यवस्था को लागू किया गया है। किस व्यवस्था को? तो एफपीटीपी को, है ना। देखिए, हानियां पहले मैं बता चुका हूं, एग्जाम्पल में भी बता चुका हूं, लेकिन टू द पॉइंट अगर आपको ध्यान में रखना है तो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या होती है। भाई कुछ ही वोट तो चाहिए आपको, बाकी जाए भाड़ में, है ना। भाई बाकी जाए भाड़ में, हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाओ, बाकी की जरूरत ही नहीं है वोट की। छोटे दलों को नुकसान होता है ना। इस सिस्टम से जो है छोटे दलों को नुकसान हो जाता है। वेस्टेड वोट्स की समस्या है, जैसे वहां एग्जाम्पल में हमने देखा था। देखिए एग्जाम्पल में आप यहां देखेंगे कि भाई ये हो गया, जीत गया, अब ये सब वोट क्या है? खत्म हो गए। एक वोट भी अगर आपको कम मिला तो आपका खेल खत्म, और उन वोटों का कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए यहां कहा गया कि वेस्टेड वोट्स की समस्या, लेकिन इसके फायदे भी है। और इसको भारत में लागू क्यों किया गया? भाई कुछ तो फायदा ही होगा। तो फायदे ये है कि सरल एवं तेज पैदा, है ना। और जिस देश की जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा जो है एजुकेटेड ना हो, उसके लिए तो बहुत ठीक।
एक व्यक्ति एक वोट, है ना। हमारे यहाँ तो जो है आदमी जो है वो पार्टी और प्रतिनिधि को भी नहीं जानता यार, है ना। पार्टी और प्रतिनिधि को भी नहीं जानता। पूछो किसको वोट दिया? अपन ने तो फूल को वोट दिया। फूल मतलब मारे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, है ना। मैं तो फूल को पसंद करता हूं। किसको वोट दिया? मैंने तो बस हाथ को वोट दी। तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था ठीक है। परिणाम लाने में भी अच्छा है, तेज परिणाम आती, फास्ट कैलकुलेशन होता है, स्थिर सरकार बनने की संभावना, है ना। क्योंकि इसमें जो है बार बार का झंझट नहीं होता है, सीधा और पारदर्शी चुनावी तरीका है ना। सिंपल, रिजू, है ना। सिंप्लीफिकेशन भी है, ट्रांसपेरेंट है, और ये बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और इन्हीं गुणों के कारण ही हमारे देश में वे सारे इलेक्शन, है ना, एक शब्द में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो वे सारे इलेक्शन जो प्रत्यक्ष होते हैं, जिनमें जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है, वो सारे के सारे जो एफपीटीपी पर ही होते हैं। ठीक है ना। देखिए इस तरीके से आपको उदाहरण देते हुए, अगर मान लीजिए प्रश्न लंबे में आ जाए, 10 मार्क्स में आ जाए, तो आपको इस तरीके से एग्जाम्पल देते हुए, समझाते हुए और उदाहरण देते हुए जो उसको समाप्त करना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी व्यवस्था है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, है ना। प्रोपोर्शनल, आनुपातिक का मतलब प्रोपोर्शनल, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम क्या होती है? आनुपातिक से ही समझ में आता है कि कोई रेशो होगा, कोई अनुपात होगा, और 1/2 का रेशो है ना। 1/2 + 1, दैट इज द कोटा। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक आपको जीत हासिल नहीं होगी। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक चुनावी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को मिले मतों के अनुपात में सीटें दी जाती है ना। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रकार, चूंकि दो इसके जो है महत्वपूर्ण प्रकार हैं। एक साधारण सूची प्रणाली, है ना, लिस्ट। मतदाता पार्टी को वोट देते हैं और किसी पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतनी सीटें मिल जाती हैं। पार्टियों को मिले वोटों के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती हैं। जैसे यूएसए में जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो सबसे पहले वहां पर निर्वाचक मंडल का निर्माण होता है। उसके लिए पार्टी जो है कैंडिडेट उतारती है, वहां पर कैंडिडेटों को वोट न मिलकर पार्टियों को वोट मिलते हैं, और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उस पार्टी के उतने ही कैंडिडेट जीते माने जाते हैं। फिर वो जीते हुए कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति के लिए जो है वोटिंग करते हैं। ठीक है ना। देखिए यह व्यवस्था हमारे यहां नहीं है। दूसरी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये हमारे यहां है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और जब हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे होते हैं तो संविधान के आर्टिकल याद करो, किस आर्टिकल में होता है? 55 में यह बात लिखी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय, है ना, मत प्रणाली। चाहे संक्रमणीय लिख दे या हस्तांतरणीय लिख दे, है ना, बात दोनों की एक ही है। दैट इज द, इंग्लिश में उसको कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देते हैं। जैसे राष्ट्रपति का सिलेक्शन होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने कैंडिडेट होते हैं उतने राउंड में ही वोटिंग करनी होती है ना। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार, अब यहां उम्मीदवार जो है, एक मिनट, उम्मीदवार ए, बी, सी, 3 उम्मीदवार हैं। तो इलेक्शन के 3 राउंड बनेंगे।
ना, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, है ना। सर को थोड़ा बोलिए, आवाज कम करेंगे। देखिए अब क्या होगा कि जब बैलेट पेपर इस तरीके से छपा हुआ जाएगा, है ना, जिनको वोट डालना है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में निर्वाचक मंडल बनाना नहीं पड़ता है। संविधान के आर्टिकल 54 में वो व्यवस्था ही दे दी गई कि चुने हुए सांसद, ये लोकसभा और राज्यसभा, चुने हुए इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड elected member of all legislative party, legislative assembly, जहां जहां भी विधानसभा है, जहां जहां भी उसके निर्वाचित सदस्य सब मिलकर क्या हो जाएंगे, निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे, है ना। अब ये बैलेट पेपर जैसे ही जो है एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के पास जाएगा, तो अब वो फर्स्ट राउंड में किसे वोट देना चाहता है, जैसे उसने यहां वोट दे दिया, बी को दे दिया, अब उसके लिए ये भी प्रेफरेंस है कि वो सेकेंड राउंड में किसको वोट देना चाहता है। उसका मन हुआ, उसका दिल कर रहा है, उसने ए को दे दिया, है ना। थर्ड राउंड में किसको देना चाह रहा है, तो थर्ड राउंड में वो फिर बी को दे देता है, सी को वो वोट ही नहीं देता। अगर फर्स्ट राउंड में 1/2+1 किसी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड की गणना होगी, और सेकेंड राउंड में भी अगर नहीं होगा तो थर्ड में होगी। चूंकि ये व्यवस्था है कि थर्ड राउंड तक जाते जाते जो है किसी न किसी एक बंदे को जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का न्यूनतम कोटा जो है वो मिल ही जाएगा, है ना। इसकी डिटेल में एक इसका अलग से एक वीडियो बना के डालेंगे, है ना, और यहां से आप थोड़ा समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली एसटीबी मतदाता उम्मीदवारों को प्राथमिकता के क्रम में वोट देते हैं, और जहां हमने एग्जाम्पल लिख दिया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। हालांकि राज्यसभा का चुनाव भी जो है इसी तरीके से होता है, आप चाहें तो उसको भी आगे जो है जोड़ सकते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। देखिए, अब इसके लाभ क्या है, इसके लाभ यह है कि सभी मतों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कितने राउंड गणना हो सकती है, कोई भी वोट वेस्टेड नहीं होता है। छोटे दलों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, भाई जब सभी वोटों का इस्तेमाल होगा तो सीधी सी बात है ना। और हमारे यहाँ पर जो है वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनके लिए द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ी, क्योंकि प्रथम चक्र में किसी को भी निर्धारित कोटा नहीं मिला था, तो इसलिए द्वितीय चक्र की गणना करनी पड़ी। हानियां क्या, स्थिर सरकार बनाने में कठिनाई होती है, बहुत टफ प्रोसेस है ना। सीधी जवाबदेही की कमी होती है, क्योंकि इनडायरेक्ट भाई राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं, और इसीलिए राष्ट्रपति का जुड़ाव सीधे जनता से कहां होता है ना। होता है क्या, अरे भारत में तो राष्ट्रपति को लोग जानते तक नहीं है बहुत सारे, है ना, कि राष्ट्रपति भी कोई होता है। उनको तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता देंगे नहीं यार राष्ट्रपति अपने देश में नहीं होता यार, फिर अपने देश में तो मोदी होते हैं बस। क्यों, क्योंकि मोदी ही तो छाए रहते हैं, जबकि संविधान पढ़ो तो वहां एक शब्द में लिखा है ना, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर वेस्टेड होगी, निहित होगी, दुनिया भर के काम वही करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको खुद को पता नहीं रहता, है ना। फखरुद्दीन अली अहमद खुद को ही पता नहीं आपातकाल कब लग गया, लेकिन लग गया। क्यों, क्योंकि साइन करवा लिए गए। तो राष्ट्रपति की स्थिति जो है रबर स्टैंप टाइप की, तो ऐसे व्यक्ति से हम कह सकते हैं कि सीधी जवाबदेही की कमी होगी। तीसरा बिंदु और लिख सकते हैं कि यह मेथड जो खर्चीला भी होता है, और चुनाव परिणाम लाने में भी जो है विलंब होते हैं। ऐसे करके 3-4 पॉइंट आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने देखा कि दो जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, FETP एंड PR। PR मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। दोनों की ही अच्छाइयां भी हैं
और दोनों की जो है बुराइयां भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक जो है बहुत आइडियल सिस्टम के रूप में हमारे सामने आ रही है, नहीं आ रही ना। दोनों ही कमियां और लाभ के साथ आ रही हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी एक को अपनाना ठीक नहीं है। और यही कारण है कि हमारे देश भारत में हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने इन दोनों ही प्रणालियों को स्वीकार किया। जहां उनको ठीक लगा कि एफपीटीपी इस्तेमाल की जानी चाहिए, वहां उन्होंने एफपीटीपी इस्तेमाल की। और जहां उनको लगा कि यहाँ पर जो पीआर सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था स्वीकार की जानी चाहिए, वहां उन्होंने जो है पीआर को लागू कर दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जो है दोनों ही व्यवस्था, एफपीटीपी एंड पीआर बोथ, को स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, ये इसका पूरा कंसेप्ट है। देखिए अब इस पर संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, है ना। अब आपका मन है, चाहो तो लिखना और चाहे तो मत लिखना। लिखोगे तो फायदे में रहोगी, है ना। पुरानी कहावत है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और सिर्फ सुनोगे तो मनोरंजन ही बन जाएगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को समझाइए, आई थिंक 2 मार्क्स तक, है ना। अब कॉपी में निश्चित जगह होती, उतना आपको लिखना आना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए, 7 मार्क्स में आप लिख कर इसको जो है चेकआउट कीजिए। एफपीटीपी के गुण दोषों पर उदाहरण सहित, उदाहरण को तो वही लोकसभा विधानसभा दैट, है ना। और जो मैंने बोर्ड में एक उदाहरण बनाया था ABCD कैसे वोट मिले, तो वैसे करके उसको समझाइए। विचार कीजिए, 10 मार्क्स। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भारत के संदर्भ में वर्णित कीजिए। थोड़े राष्ट्रपति के इलेक्शन को थोड़ा सा लेकर उसको जो है समझाते हुए जो है आगे बढ़ जाइए। और राष्ट्रपति के एग्जाम्पल को जब आप लें तो थोड़े से आर्टिकल भी लिख दें, तो उससे क्या है कि उत्तर में और वजनदारी बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा नहीं बोले उदाहरण तो दे रहे हैं, अरे जब भी मौका मिले फैक्ट लिख दो। अगर तुम्हें याद है तो यार उसको लिखने में क्या तकलीफ है, कोई अतिरिक्त खर्चा थोड़ी आ रहा है। परीक्षा को पसंद आएगा, नंबर ज्यादा दे देगा, नहीं आएगा तो कोई ऐसा तो नहीं इसने लिखा लाओ काट लो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, और इसको मैंने संपूर्णता से आपको जो है बता दिया है। अब कोई नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं चूज करके आपको जो है फिर से, है ना, इसी तरीके से लगातार ये व्यवस्था चलती रहेगी। और जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो वो जो है उड़ान करियर अकेडमी आकर संपर्क करें, और क्लास जो है टू कंटिन्यू चल रही है। ओके, थैंक यू।